तो बायोलॉजी की दुनिया में आप सबका वेलकम है। बायोलॉजी यूनिट 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप सबने ये चीजें पढ़ी होंगी और इसका अब हम रिवीजन कर रहे हैं। देखो, रिवीजन क्लासेस के पर्पज से ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। मतलब है कि अगर कोई इन्हीं लेक्चर्स को 2 से 3 बार 4 बार देख लेना तो आपका सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बेशक लग रहा होगा कि थोड़ा स्पीड है, पर हर चीज हमने जिस भी कंसेप्ट की मतलब करी है वो अच्छे से ही की है। कुछ कुछ टॉपिक ही हमने फास्ट किए हैं, बाकी सारे कंसेप्ट को हमने अच्छे से ही पढ़ा है। सो अब आता है यूनिट 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सबसे लॉन्ग चैप्टर तो यही है, बाकी जो 2 चैप्टर हैं वो कॉमन है। उनसे कभी कभार हर बार तो क्वेश्चन आता नहीं है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन बेसिस पे आते हैं, वो आपको ऐसे भी पता होगा। वैसे क्वेश्चन उसके आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं एंड में वो भी देख सकते हैं। उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में कि ह्यूमन की हेल्थ क्या होती है, उससे रिलेटेड बीमारियां क्या होती है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें। तो हेल्थ, हेल्थ जिसमें अच्छा फील कर रहे हैं, डिजीज जिसमें अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ही एड ऑन किए हैं सारे, राइट। मैंने यहाँ पे चार्ट ही एड ऑन किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डिजीजेस आता है इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस जो एक दूसरे से फैलती हैं, राइट। नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज नॉट स्प्रेड। ये भी देखो सारी चीजें कौन सी कंजेनिटल है, कौन सी स्प्रेड होती हैं, कौन सी नहीं होती। इस चैप्टर को आप बहुत 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 अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इसके आने ही आने वाले हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से। तो वो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। बाकी 2 चैप्टर को आप एक रीड ऑन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चीजों को समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये चार्ट आपको खुद भी ड्रॉ करके देखना है या आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपको अच्छा लगे। सो टाइप ऑफ डिजीजेस, सबसे पहले आता है कॉन्जेनिटल डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनिटल जो बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। जीन म्यूटेशन जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। डिजीज क्रोमोजोम में जो होती है, डाउन सिंड्रोम, क्रीपर सिंड्रोम हमने किया है पहले ही भी। सो एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ मिलती है, ठीक है। जो कॉन्जेंटल होती है उनका कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत अगर करना भी हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो एक्वायर्ड एक आती है कम्युनिकेबल, एक होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब नाम से पता लग रहा है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। कैसे? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमेंथी, फंगस, रिकेटस इसको पहुंचाते हैं, ये तो जनरल चीज पता है। अब इसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टेजियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफर होती है, एसटीडी। मुझे बताओ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है जो बैक्टीरिया से होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है जो बैक्टीरिया से होती है? 2 मेन हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया से नहीं होता है। सिफिलिस, राइट, गोनोरोहिया, ठीक है। ये याद रखिए, खासकर ये चीजें पक्का पढ़िएगा, नॉट एक्सेप्ट, ये चीजें। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स एंड लिप्रोसिस। नॉन कंजेंटेशियस, टेनियसिस, एस्केरिसिस, कोलेरा, टीबी, ठीक है। ये मतलब फूड से, वाटर से, एयर से फैलती है। अब दूसरी आती है नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेट नहीं करती, मतलब ये किसी कमी हो जाए अंदर उसकी वजह से होती है, जैसे कि क्वासिकोर, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हम किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। डायबिटिक मेलिकस मेलिटस। डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कार्डियोवास्कुलर की, कैंसर डिजीजेस, एलर्जी, ठीक है, अस्थमा। तो ये 4 पक्का याद रखिएगा कौन कौन सी होती हैं। अब हम देखेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, एपिडीमायोलॉजी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। देखो,
दोनों में मतलब फर्क नहीं है ज्यादा, कॉम्युनिकेशन और नॉन कॉम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत फर्क है उसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत 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 ज्यादा इस चैप्टर को चाहे आप 3 से 4 बार देख लो, इस वीडियो को चाहे आप ज्यादा बार देख लेना, चीजें सारी कवर है। कि चाहे खुद पढ़ो चाहे वीडियो देख के पढ़ो, अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि हमें और भी काम करने होते हैं तो वीडियो देख के पढ़ लो। राइट, आई नो सबके अपने अपने काम होते हैं, किसी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, और फैमिली, आप पता है फैमिली के अकॉर्डिंग ही होती हैं चीजें, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सो क्वासिकोर, अच्छा कौन से डिजीज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है? हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले में पढ़ा था। अच्छा, ठीक है, हमने डाइजेशन सो नाउ देखिए याद रखिएगा, अच्छा मैंने क्या पूछा था, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से कौन सी डिजीज होती है, ये हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। जल्दी से बताएंगे कौन सी डिजीज होती है। राइट, मार्सोमस, याद रखिएगा दोनों चीजों को, सभी रिपीट कर लेना इस चीज को। राइट, फिर आती है डिग्रेडेटिव डिजीजेस, फिर कैंसीरियस डिजीज, एलर्जिक डिजीजेस। अब आती है कैसे वो फैलती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि हैंड शेक से, किसिंग से, सेक्सुअल एक्ट से, जैसे कि चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मिसल, लेप्रोसी, रिंग बॉम्ब एंड सिफिलिस। ड्रॉपलेट से जैसे कफ, स्नीजिंग, स्पीटिंग से, निमोनिया, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, वूमिंग कफ। सोइल से टैटनस, लॉकजॉ डिजीज बोलते हैं। एनिमल बाइट से रैबीज, ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमिशन, एड्स, सिफिलिस, जर्मन मेसल्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, कौन से कहाँ से क्या फैलती हैं। अब वेक्टर बॉर्न, मलेरिया, एनाफिल, स्लीपिंग सिकनेस, पिस्टिस फ्लाई, ये पक्का याद रखिएगा। डेंगू, चिकनगुनिया, एडिस, कोलेरा, हाउस फ्लाई। फिर एक और आता है क्यूलेक्स, फिलेरियन वॉर्म से हो, मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि जिसकी वजह फिलेरियन वॉर्म उसमें ग्रो करता है, उसकी वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज होती है, ये भी याद रखिएगा। व्हीकल बॉर्न फूड वाटर से होती है, तभी तो बोला जाता है। अच्छा, और बरसात का टाइम है तो याद रखिएगा, पानी को साफ करके ही पीना है, साफ पानी ही पीना है, बॉईल करके पियो चाहे जैसे मर्जी पियो, ऐसे नहीं पीना है, इससे ना बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो राइट, तो एयरबॉर्न एपिडेमिक टाइफस, कॉमिटी बॉर्न टावल, क्रॉकरी, हैंड कर्चिप से होता है। अनक्लीन हैंड से होती है एस्कैरिस, ठीक है, और एंटीरोबायोसिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉमन बैक्टीरियल डिजीज लिखिए, याद रखिएगा, इनके अदर नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। डिप्थेरिया बोलना है मेरे साथ, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, लिप्रोसी, लिप्रोसिक हैंसन डिजीज, पर्ट्यूसिस, वूमिंग कफ, टेटनस, प्लेग, गोनोरोहिया, सिफिलिस, बॉटुलिज्म, डायरोहिया, एंथ्रेक्स। तो ये सारी डिजीजेस होती हैं बैक्टीरिया से। कॉमन डिजीज वायरस से होने वाली चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मिसल, मम्प, रेबीज, ट्रैकोमोआ, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, एड्स, कॉमन कोल्ड, ये वायरस से होने वाली डिजीजेस हैं। प्रोटोजोन्स, मलेरिया, एमिबोइसिस, कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस, हेलमेंथी बॉम्ब। हेलमेंथी मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी के अंदर रहते हैं। टेनियसिस, एस्केरियोसिस, एलिफेंटियासिस, लीवर रॉट, ट्रैक्नोसिस, यही याद रखते हैं। फंगस से रिंगवॉर्म याद रखना। रिकेटस याद रखिएगा, ट्रैच फीवर, टाइफस फीवर, ये। बाकी अब कुछ डिजीजेस आती हैं जो थोड़ी सी आपको याद रखती हैं कि कैसे फैलती हैं। मेरे बर्थडे, ओके, ट्राई करूंगी, वैसे तो मेरे पास थी बट ढूंढ के आपको जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, वाटर, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, श्योर पॉसिबल हुआ तो मैं कल ही शेयर कर दूंगी। राइट, सो ना टाइफॉइड,
टाइफॉइड में सेल्मोनेल टाइफी से होती है। सो इसमें याद रखिएगा, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, क्या है, विडाल टेस्ट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है, निमोनिया। निमोनिया भी देखो, हर बीमारी के लिए क्या होता है, फीवर आता है। फीवर इज अ गुड साइन, जिससे पता तो लगता है बीमारी है, वरना तो जिनका बीमारियों का पता नहीं लगता वो ज्यादा डेंजरस होती है, पता नहीं लगता किससे हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो ज्यादा डेंजरस होती है, उनको क्योर कैसे किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम रहती है। सो निमोनिया याद रखिएगा, एपिडेमियोलॉजी, एयर से होते हैं, मतलब किससे फैलती है, और इसके लिए पेंसिलिन डिजीज दी जाती है, और एक्सरे से इसको चेक किया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में बोला था, इसके लिए मॉडॉक्स टेस्ट होता है, और टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च। बीसीजी वैक्सीन, देखो बच्चों को आपको पता है 1 साल तक वैक्सीन लगती हैं, किसी मतलब वो वैक्सीन इसलिए लगती है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बन सके, कि माना ये जो डिजीजेस हैं ये बाद में पैदा हुई, तो अब उसके लिए उनको पहले से इम्यूनिटी दी जाती है, इसलिए वैक्सीन लगती है। तो बीसीजी, बैसिलस कैलमिटी गरिन। नेक्स्ट बात करें डिप्थेरिया, अफेक्टेड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। स्टिक टेस्ट, मेन जो वही चीज बता रही हूँ ना मैं, उसी को याद रखनी है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। सो स्टिक टेस्ट होता है, और डीपीडी वैक्सीन इसके लगते हैं, डीपीडी ट्रिपल वैक्सीन, मतलब 3 बीमारियों के लिए लगती है, डिप्थेरिया, पर्टिसिस एंड टेटनस, ये भी याद रखना है। एमीबोइसिस प्रोटोजोन से होता है, मतलब पेट से हेल्थ डाइजेशन अच्छा नहीं होना, ये प्रॉब्लम यहाँ से होती है। फिलेरियल हमने अभी किया, कॉज बाय वाउचेरिया, ठीक है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है, एलिफेंटेसिस, मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन बहुत एक्स्ट्रा एनलार्ज हो जाता है, तो जिसकी वजह से वेरियस इश्यूज आते हैं। अब मेन जेनिटल एरिया की बात की गई है, वो बड़ा हो जाता है। बाकी बात करें, और भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वही मतलब जेनिटल एरिया पे इफेक्ट करता है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे अफेक्ट कर सकता है। मेन बीमारी का पता क्या होता है, जिस पार्ट पे इफेक्ट करता है उसके बेसिस पे हम उसको कंसीडर कर देते हैं, याद रखिएगा। फिलेरिसिस, फिर एस्कैरियसिस, एस्केरिया रिंग बॉम, दाद, खुजली, ये मेन इसमें याद रखना है। लाइफ साइकिल मोनोजेनिक होता है, और स्टूल टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट, डम्बल टेस्ट इसके लिए होता है, ये चीजें जरूर याद रखनी है। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया के बारे में काफी चीजें पूछी जाती हैं। देखो सैटरडे को, हाँ वैसे तो संडे को होता है, बट छुट्टी पे डिपेंड करता है ना। देखो एक बार क्या था कि मतलब 1-2 साल पहले छुट्टी थी, तो एक दिन उन्होंने मतलब सैटरडे कुछ ऐसा जैसे ही आया, एक मतलब फ्राइडे सैटरडे को उन्होंने नॉन मेडिकल का रख दिया, संडे को मेडिकल का, डिपेंड करता है कि छुट्टी। और ऊपर से देखो कितने दिन पोस्टपोन हो, 30 को होना था एग्जाम, 13 डेज आपको एक्स्ट्रा मिले, नॉन मेडिकल के कंपेयर में तो आपको 20 डेज एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये रहता है। देखो तभी तो ये जो बैच रहता है जुलाई वाला, इसके पास बहुत इनफ टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो अगर मैंने किसी का भी क्लियर नहीं होता है या कोई बीएड करके हटा है, तो उसके बाद अभी मैंने वो वेट करेगा टेस्ट के रिजल्ट का, अगस्त में रिजल्ट आएगा, फिर सितंबर अक्टूबर, 2-2.5 महीने बचते हैं उसको पढ़ने के लिए, उसके बाद पेपर हो जाता है। तो मेन है कि अभी वाले बस बहुत टाइम होता है, और इस बार तो फैब से क्लासेस स्टार्ट है, तो कुछ ज्यादा ही लिए हैं मैंने, 2-2 बार, दो मतलब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवाया है तभी, मतलब साइकोलॉजी 2 बार, केमिस्ट्री 2 बार, बायो का भी लगभग 2-2 बार हो गया, ठीक है। तो देखो मलेरिया,
इसमें याद रखिएगा इसका लाइफ साइकिल डाइजेनिक, बोलो मेरे साथ, तभी मतलब मेन बात है, अगर आप क्लास लगा रहे हो ना 4-5 दिन है, फोकसली लगाओ, पूरा ध्यान से लगाओ। और अब ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना रहने देना। पता है क्यों? अगर आप अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, यार मेरे नंबर ने कब आए, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो आप अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि उससे स्ट्रेस ही होगा। क्योंकि और अब आप फोकस कीजिए, जितना टाइम आप देखो, अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करना है ना, तो ऐसे नहीं करना है कि अच्छे से मतलब आंसर क्या है ये है, वैसे नहीं। आपको क्वेश्चन पेपर देखो, अच्छे से आंसर ये है, क्यों है, क्या है, ऐसे। या तो टॉपिक पे डिस्कस करो, क्योंकि टॉपिक जितना पढ़ोगे उतनी ही आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन ही कवर होगा, क्योंकि आप इतना खुद से तो इतने डिटेल नहीं पढ़ोगे ना। और करना होगा तो एक पेपर सॉल्व कर लेना, उससे ज्यादा नहीं, 1 या 2। ठीक है, मेन है आप इस चीज को पढ़िएगा। जो क्लासेस हैं इनको चाहे 1 से 2 बार देख लो, या मतलब खुद कंसेप्ट को पढ़ो, जैसा आपको बेटर लगे। बार 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 जितनी बार रिवीजन कर सको उतनी करो। बांट दो अपना टाइम किस हिसाब से करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीक के बाद कोई नहीं बोलेगा आपको पढ़ो ये करो, ये लास्ट वीक है, तो पढ़ लो जितनी हिम्मत लगा सकते हैं। राइट, सो नाउ 3 फेज ऑफ ए लाइफ साइकिल रहते हैं इसके, याद रखिएगा। लाइफ साइकिल के साथ डाइजेनिक एंड ट्राइफेजिक, मतलब 2 जगह ये ग्रो करता है, 3 तरीके से ये रहता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी करता है। सेक्सुअली एक तो लीवर में करता है, उसके बाद ब्लड में करता है, इसीलिए इसका ट्राई फेज रहता है। सबसे पहले साइजोगैमी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्पोरोजाइट लीवर में एंटर करते हैं, मल्टीपल फीजन होती है, फिर ब्लड में, ब्लड के बाद इसके गैमेट्स बन रहे हैं, देखो लीवर में ब्लड में पास आउट होगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, उसके बाद इसके आगे डिवीजन होगी, तो स्पोरोगैमी होता है, इसलिए इसका ट्राइफेजिक होता है। साइजोगैमी में असेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, लीवर और फिर ब्लड में आ रहा है, ब्लड में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैक्रो एंड माइक्रो, उसके बाद वो आगे ग्रो कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, 4 टाइप का मेन, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ओवेली, मलेरिया एंड फेल्सिपरम। जो विवेक्स है वो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, और ओवेली है ये सबसे डेंजरस रहता है। याद रखिएगा, निमोनिया से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है, अगर किसी भी चीज का इलाज ना किया जाए तो वो और डेंजरस बन जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ देखो यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम, बीमारियों के नेम बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए अब इसे क्वेश्चंस देखना है एंड में कितने सारे आए हैं, और कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और उन क्वेश्चन को हम गलत करके आते हैं पेपर में, क्योंकि पहले तो हमें याद ही नहीं होता कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोल, मतलब किसने किसकी बीमारी के बारे में बोला है। दूसरी चीज, हम भूल जाते हैं वायरस से कौन सी होती है और बैक्टीरिया से कौन से होने वाले डिजीजेस हैं, ये देख लेना। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। मॉस्किटो डे 29 अगस्त को और मलेरिया डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों नहीं, ये मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग है, बार्क ऑफ सिंकोना से। ठीक है, किससे निकाला जाता है? सिंकोना की बार्क से। कौन? एंट्यूनी, मलेरिया के लिए है। काला आजार, तो डम डम फीवर, लेशमानिया, दोनों सैंड फ्लाई की वजह, सैंड फ्लाई के अंदर ये रहता है, उसकी वजह से काला आजार बीमारी होती है। ये विसरल ऑर्गन होते हैं, जो लाइट ऑर्गन रहते हैं, मतलब अंदर की जो स्मूथ मसल जहां पे होती है उनको अफेक्ट करता है। कॉज बाय माइकोप्लाज्म, ब्रैंकिटिस एंड एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट मतलब काफी डेंजरस। ल्यूकेमिया का अदर नेम, ल्यूकेमिया डिजीज का अदर नेम क्या आता है? एनीवन नो? ल्यूकोसाइटोसिस भी बोलते हैं, हाँ। ब्लड कैंसर बोलते हैं, WBC के राइज की वजह से ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी चीजें। वैक्सीन टाइफॉइड के लिए TAB होती है और ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG।
स्मॉल पॉक्स के बारे में एडवर्ड जेनर ने दिया था, और स्मॉल पॉक्स मतलब एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलते, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स जैसे अभी कोरोना आया था ना, वैसे ही स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी, हर कोई मन रहा था, लोगों को समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। फिर पोलियो की जोहन सॉल्क, इसीलिए सॉल्क अभियान भी चलाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। मिसल एंडर ने दिया था, बस ये चीजें याद रखिएगा। वैक्सीन प्रोड्यूस इन इंडिया, हॉकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई में बनती है। फिर वैक्सीन डीएनए टेक्नोलॉजी, हेपेटाइटिस बी। अब इम्यूनो, देखो जब ना कोरोना आया था, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, ये खाओ, हाँ इस बार पेपर आसान आया था सीटेट का, मतलब आसान की इन द सेंस कि ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ा, पड़ा होगा पेपर में, वैसा पेपर आया था। तो हम्म, हाँ देखो पैराग्राफ्स बड़े मैटर करते हैं सीटेट में, ठीक है, अगर वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं तो 30 नंबर बहुत मैटर करते हैं। तो उसके बाद साइकोलॉजी, तो ठीक है, अच्छा है सबका जिन्होंने भी दिया था एग्जाम उन सबका क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका मतलब कंपेयर टू इजी था, उस इजी में भी कई बार कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नो डाउट, बट फिर भी पिछली बार से कंपेयर में इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, क्योंकि पिछली बार पहली बार एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन आए थे और उनको समझने में भी टाइम लगा था, और इस बार के जो रीजन वाले क्वेश्चन आए थे थोड़ा ठीक थे। आई होप सबका अच्छा हो, ठीक है। नाउ फोकस ऑन दिस टॉपिक, इम्यूनोलॉजी। जैसे कि आपको पता है इम्यूनिटी, जब कोरोना चला था तो इम्यूनिटी के लिए ये खाओ वो करो ऐसा होना चाहिए। तो इम्यूनिटी होती है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है अगर कोई फॉरिजन पार्टिकल उसके अंदर एंटर करता है, राइट। तो इम्यून सिस्टम फॉर्म में थर्ड लाइन डिफेंस, सेल्फ बॉडी ओन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ फॉरिजन माइक्रोब। फिर इसमें आता है एंटीजन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन होती हैं जो बॉडी में अंदर आने नहीं देती चीजों को, एंटीबॉडीज होती है अंदर से प्रोटेक्ट करती हैं। एंटीबॉडीज लड़ती हैं तभी हमारी बॉडी गर्म होती है, और बॉडी गर्म होती है तो याद रखिएगा ये साइन है कि बीमारी है, इट्स अ गुड साइन। इससे कम से कम पता तो लगता है कुछ प्रॉब्लम है, चेक कराओ किस वजह से लड़ रही है। सो अगर जिन फीवर भी ना आए तो पता कैसे लगेगा, और इंसान मर जाएगा। कैंसर जैसी बीमारियों का ऐसा ही होता है। अब इम्यूनिटी एक होती है इनेट, दोनों चीजों को याद रखिए, सारी चीजों को याद रखिएगा। एक्वायर्ड, इनेट मतलब बाय बर्थ मिलती है, ये सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन डिफेंस के अंदर आता है, तो ये याद रखिएगा। नॉट एक्वायर्ड फ्रॉम ए प्रीवियस अटैक ऑफ डिसीज, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ मिलती है, जैसे कि मदर से मिलती है, नेचुरल एंड एक्टिव लॉन्ग लास्टिक होती है, ओन सेल से प्रोड्यूस होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चिकन पॉक्स, मम्स, मिसल्स, ठीक है, पोलियो। पैसिव जो रहती हैं ये गामा ग्लोबुलिन, आईजीजी प्रेजेंटा से मिलती है, आईजीए मदर मिल्क से मिलती है। हेपेटाइटिस, बम्स मतलब एक्स्ट्रा हम आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन कर देते हैं ना, वो सारे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बन जाता है इनेट कौन था, इंक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। बड़े कंफ्यूज होते हैं तो इस चार्ट को खुद बना के देखना, ठीक है, राइट। और इसके कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बन सकते इस चैप्टर के, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट है। इस फ्लो चार्ट से छोटा और क्या हो सकता है इस चैप्टर का। तो कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, इनका छोटा हो ही नहीं सकता है, वो ये चैप्टर में आता है। जैसे कि टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो नॉन स्पेसिफिक में और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, स्पेसिफिक में स्पेसिफिक जगह पे अटैक करेगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब सबसे पहले करेंगे नॉन, ये भी याद रखना है फर्स्ट में कौन आता है, सेकंड में कौन आता है। फर्स्ट में फिजिकल बैरियर, स्वीट ग्लांसेस, सिबम रिलेट रिलीज होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है। फिजियोलॉजिकल, आंखों में मॉइस्चर रहता है, आंखों जैसे कुछ भी होता है तो एकदम से निकलने लग जाता है, मतलब मॉइस्चर हो जाती है आंखें, टीयर्स निकलने लग जाते हैं, वो हमारी आंखों को क्लीन करते हैं।
सलाइवा, HCl, बाइल, लैक्टिक एसिड, ये हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। केमिकल, कंप्लीमेंट सिस्टम, अलग अलग प्रोटीन होती हैं ब्लड में, रोल प्ले करती हैं। साइटोकाइनिन सिस्टम, ये साइटोकाइनिन सिस्टम मेनली ना बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए होता है। ये इंटरफेरॉन, एक टाइप का इंटरफेरॉन रिलीज करता है जो कि वायरस से अटैक के लिए होता है। तो पूछा जाता है इंटरफेरॉन रिलेटेड टू क्या बोलोगे, वायरस। तो इंटरफेरॉन किस मैकेनिज्म, किस सिस्टम के अंदर आता है, साइटोकाइनिन, साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इंटरफेरॉन किसके लिए बचाता है, किस टाइप के बीमारियों से, वायरस टाइप की, प्रोटेक्ट करता है। तो भगवान ने बॉडी बनाई है हमारी ऐसी कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे हम झेल सकें हर चीज। फिर आता है सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, WBC, न्यूरोफिल सोल्जर एक्ट करते हैं, एमोबाइल मूवमेंट होती है, डायफेल आते हैं मैक्रोफेजेस, large amoeboid phagocyte cell found most of connective tissue, lymph nodes, spleen, liver, bone marrow। ठीक है, ये क्या करते हैं, खा लेते हैं उन चीजों को, खा लेते हैं मतलब कंज्यूम कर लेते हैं और बर्स्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। देखो जब जैसे नोट्स खोलोगे ना तो इन चार्ट्स को देख लेना। अच्छा, चार्ट्स को नीचे स्क्रॉल करने से पहले आप पहले देख, अच्छा फर्स्ट लाइन में क्या आता है, सेकंड लाइन में क्या आता है, इसके अंदर क्या पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ना है इस चैप्टर को। बाकी के चैप्टर को पढ़ो या ना पढ़ो, इस चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है इतनी ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं थोड़ी अलग अलग चैप्टर्स में। स्पेसिफिक में थर्ड लाइन, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, बी में बस ये याद रखना, इसे हम ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बोलते हैं। कौन सा, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम। बी में आपके इम्यूनोग्लोबिन आ जाते हैं, IgM, IgG, IgA, IgD, IgA। IgG मोस्ट कॉमन है, ए ब्लड से मदर से मिलती है, ई एलर्जी के लिए होती है। ये याद रखना है, बस 3 चीजें याद रखनी। टी लिम्फोसाइट, देखो ये भी पूछा जाता है, ह्यूमरल कौन सी आती है, फुल फॉर्म। बी लिम्फोसाइट किस में आते हैं, सो टी आ जाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। 3 टाइप के सेल आते हैं, नेचुरल किलर, हेल्पर एंड सप्रेसर। जो टी होते हैं ये हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा घेरते हैं, मतलब हेल्पर ज्यादा घेरते हैं, टी सेकेंड नंबर पे है। ये कैंसर सेल के लिए होते हैं टी। और हेल्पर, हेल्पर आते हैं जैसे कि वायरस अटैक के लिए, जैसे कि एड्स के लिए पूछा जाता है, एड्स के लिए किस टाइप के सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस टाइप का मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। सेकेंड चीज पूछी जा सकती है, सेल मीडिएटेड किसके लिए होता है, टी लिम्फोसाइट में किस टाइप के सेल एड्स के लिए होते हैं, तो याद रखिए हेल्पर। फिर आते हैं सप्रेसर, ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, ठीक है। अब आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। देखो एक हमारे बॉडी में सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फर्स्ट वर्क करता है। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में ये रेड कलर का नहीं होता, क्योंकि इसमें कलर नहीं होता, पिगमेंट नहीं होता रेड कलर का। तो इसके अंदर आते हैं लिम्फोइड ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या होता है, मतलब हमारी बोन के अंदर होता है जहां पे ब्लड बन रहा होता है। थाइमस हेल्प इन मैच्योर द टी लिम्फोसाइट। सेकेंडरी आगे लिम्फ नोड, स्प्लिन एंड इसमें आ जाता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन। ये देखो क्वेश्चन आता है प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से, ये याद है। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम caused by human immune defense virus, retrovirus, attack H helper T cell, एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है। एलिसा की फुल फॉर्म पूछी जाती है, देखो एक एक बार क्वेश्चन आया है, एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये फुल फॉर्म, कैसी ब्लॉटिंग होती है, ये डे कब मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आए हैं। कैंसर, कैंसर 3 टाइप्स आता है, कार्सिनोमास, सार्कोमस एंड ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, इसको क्योर करने के लिए भी काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। सार्कोमास कनेक्टिव टिश्यू, कार्सिनोमास एपिथेलियल टिश्यू में, ब्रेस्ट में, स्टमक में, लंग, स्किन कैंसर में होता है जैसे। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड कैसे वो फैलता है, एक आते हैं नॉन मैलिगेंट, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते, ये ट्यूमर टाइप का होता है, जो कि एक जगह पे है तो एक जगह पे ही है, तो इनको रिमूव भी किया जाता है, ठीक भी हो जाते हैं। मैलिगेंट आते हैं, ये वन ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं, रैपिड, लेस एडिटिव। फिर पॉप टेस्ट सर्विक्स कैंसर के लिए होता है, एंडोस्कोपी स्टमक कैंसर के लिए। स्टमक कैंसर आप बोलोगे क्या होता है, देखो जब एसिडिटी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, स्किन को बर्न करने लग जाती है। अब जब वो स्किन को बर्न कर रही है तो उसकी वजह से हो जाता है स्टमक कैंसर। अल्सर, अल्सर का एक भयानक रूप है, इसलिए एंडोस्कोपी की जाती है। लेप्रोसी पेल्विक कैंसर चेक करने के लिए, ऑन्कोलॉजी जो कैंसर की स्टडी करते हैं, अलग अलग। देखो आजकल का लाइफस्टाइल जो है उसके बेसिस पे भी ये बीमारियां हो रही हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसा मतलब जिस लाइफस्टाइल से हम रहते हैं उसके बेसिस पे आ रही हैं, हो रही हैं बीमारियां। जैसे प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना, अनहाइजीनिक खाना खाना, हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, आप सोचे फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट ही प्योर है, नो। फिर आते हैं एडिक्शन, एडिक्शन, एडिक्शन मतलब आदत। आदत तो बुरी है, पढ़ने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे टीवी देखने की हो, हर तरह की आदत बुरी है। तो टोबैको एडिक्शन, सो जैसे कि सिगरेट पीना, सिगरेट, टोबैको फर्स्ट यूज रेड सिंधी अमेरिकन ने खाया था। और टोबैको की बात करें, टोबैको मेनली टेकन फ्रॉम सिगरेट और बीड़ी, स्मोकिंग, च्यूइंग, स्निफिंग, अलग अलग टाइप का होता है, बस ये चीज याद रखिएगा। इसमें जो टॉक्सिन होता है वो होता है निकोटीन। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे क्या होता है, गैस्ट्रिक सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से एम्फीसीमा। हाइपोक्सिया तब हो जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग उसके अंदर होती है। स्मोकर जो बहुत ज्यादा ग्रेट टेंडेंसी में स्मोकिंग करते हैं उसे हम बाइसनोसिस। और आपको पता है आजकल ये एडिक्शन ड्रग कितने ज्यादा हैं। हाँ, तो अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, कई बार हो जाता है सिग्नल प्रॉब्लम या कुछ भी, किसी वजह से नहीं शो हो रही हो, ठीक है। और टोबैको डे मनाया जाता है 31 अवेयरनेस के लिए। तो नाउ ये है, सुखा के फिर यूज किया जाता है। एल्कोहलिज्म, एल्कोहल, अच्छा मुझे बताओ एल्कोहल बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा? किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लीवर, ठीक है, राइट। और अच्छा कौन सा अल्कोहल पिया जाता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, कौन सा अल्कोहल पीते हैं? एनी आइडिया? और अल्कोहल पीने से होती है सिरहोसिस प्रॉब्लम, इससे हमारा अनबैलेंस हो जाती है बॉडी, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अपना कंट्रोल नहीं रहता हमारी पे, वो रहता है। सोचो सोचो किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। हाँ, इथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल को पिएंगे तो वो जल्दी क्लम्प कर जाता है। तो अब ये मत सोचना लैब में रखे अल्कोहल पी लेते हैं, ऐसा नहीं, पता नहीं कौन सा अल्कोहल है वो एकदम से क्लम्प कर जाएगा, इंसान गया। तो ऐसा केसेस हुए हैं। तो ये, अब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का हेलुसिनेशन होती है, स्टमक में प्रॉब्लम होती है, लीवर खराब होता है, हार्ट की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस। ड्रग, ये सबसे डेंजरस है आजकल तो, मतलब पता नहीं क्या हो गया यूथ को। फैमिली वाले अमीर अमीर भी हैं, उनके बच्चे इसी में जा रहे हैं, मर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों की आदत, क्योंकि ये हमारे इतना
टीनेजर को पहले उनका माइंड अनबैलेंस होता है, फिर और अनबैलेंस हो जाता है इसको। तो ड्रग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है ड्रग बुरे हैं, ड्रग मतलब मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं, वो अच्छे हैं। जैसे कि सेडेटिव एंड ट्रांसकुलाइजर, ये डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, मतलब स्लो डाउन करते हैं। जैसे कि जो बहुत टेंशन में होता है, सोचता रहता है, डिप्रेशन में होता है, तो वो यूज करते हैं। जैसे कि इसमें इक्विलिन, लिब्रियम, स्लीपिंग पिल्स, ये आते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी है बायो में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों टॉपिक सेम है। फिर आते हैं नार्कोटिक्स, ये है एंटी एलर्जिक डिप्रेसेंट। फॉर एग्जाम्पल ओपियम, जो कि पॉपी प्लांट से निकाला जाता है। इसकी एक आती है फॉर्म कोडीन, ये सिरप में यूज किया जाता है। दूसरी आती है मॉर्फिन, स्ट्रॉन्ग है ये। अब कई बार इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें एसिटाइलेशन की जाती है, जिससे बनता है हीरोइन, ब्राउन शुगर। हीरोइन को हम स्मैक के नाम से जानते हैं, डायनामाइट। याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि स्मैक किसको बोलते हैं। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके क्या बनता है। ओपियम ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो पॉपी प्लांट से। स्टिमुलेंट, जो मूड को चेंज करता है, जैसे कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। टू मच कॉफी चाय ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी एक तरफ से नशा ही है, ठीक है, एडिक्शन नशा ही है। तो हेल्यूसिनेशन नेक्स्ट। हेल्यूसिनेशन मतलब लगता है आपको चीजें हैं बट होती नहीं है, ये है हेल्यूसिनेशन। देखो ये है पॉपी प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। अब हेल्यूसिनेशन दो इसमें आते हैं, एक आता है लाइसर्जिक, इससे डायमिन एलएसडी, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है इसमें। फिर हेम्प, भांग, हेम्प प्लांट, कैनाबिडियोलस, बेनेडर्स। इसमें दो स्पीसीज आती हैं, कैनबिस इंडिका, कैनबिस सटिवा। और जो कैनबिस सटिवा होती है थोड़ा सा साइज बड़ा होता है उनका। और देखो, हाँ, इसकी वजह से ना इंसान डरता नहीं है, सो एनर्जी दे देता है एकदम से, कर देंगे जो मर्जी है, कर लेंगे, ये कर देंगे। देख लेना आप कभी भी जो ड्रग वगैरह करते हैं, यूज करते हैं, तो अब इससे एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स को लोग इनटेक करते हैं, जैसे कि एनर्जी मिल सके इसके लिए, ठीक है, गेम्स वाले यूज करते हैं। तो उसके लिए बोला अगर आर्टिफिशियल तरीके से ऐसे किया जाए तो डेंजरस है। ऐसे तो यही जीतेंगे जो जिन्होंने ले लिया। तो इसके लिए होता है डूप टेस्ट, चेक किया जाता है हर पर्सन को कि किसी ने ड्रग तो नहीं लिया है, और ड्रग ले लिया किसी ने, उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन, कैंसर, वैक्सीन, तो कितने कॉमन क्वेश्चन है, कोई बड़ी डिफरेंट चीज नहीं पूछी गई। स्मैक क्या है, टोबैको, टर्नर सिंड्रोम। तो देखो ओवरऑल, देखो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे। 66, ये तो मैंने कम बोल दिए, 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो 4 क्वेश्चन एक चैप्टर के, इंपॉर्टेंट समझ सकते हो ना, और आने ही आने हैं। खुद देख लो, दिसंबर में 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जनवरी 2023 में 1, 2, 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सॉरी, 2022 जून में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन। तो सोचो ऐसे वेरिएशन करता है 3, 4, 5। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बार, पर 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये श्योरिटी है। तो इंपॉर्टेंट समझ सकते हो चैप्टर के, ठीक है, 1 से 2 अच्छे से कर लेना, चाहे वीडियो को देख लेना, चाहे कैसे मर्जी करना। अब आते हैं हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर, 9 चैप्टर। स्ट्रैटेजी, एनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन, फूड की प्रोडक्शन को कैसे एनहेंस किया जाए उसके बारे में ये चैप्टर है, राइट। तो देखेंगे कि अब देखो, हर मतलब प्लांट बेस्ड ही खाना खाएंगे सारे, तो कैसे लोगों को पूरा होगा। हम तो बोलते हैं कि भाई ऐसे लोग खाते हैं बाहर, कैसा खा लेते हैं ये चीज, केकड़ा, मगरमच्छ बोल रही हूँ, फ्रॉक, कोई कुछ, पर वो खाते हैं तभी तो हमें खाना मिल पा रहा है। इतने लोगों को भरपूर खाना मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से फूड इनटेक कर रहे हैं ताकि हमें न्यूट्रिशन भी पूरी हो सके। तो इसीलिए एनिमल्स को पालना, वो आता है एनिमल हस्बेंड्री। कैटल्स को पालना
तो कैटल फार्मिंग, काउ मतलब जो काउ की वैरायटी होती है जो बेस्ट होती है, डिजीज रेजिस्टेंस होती है, बोस इंडिकस। बुफेलो की आती है बोस बल्बलस। फिर कैटल की अलग अलग ब्रीड आती है, जैसे कि मिलेच ब्रीड, राउट ब्रीड, ड्यूल पर्पस ब्रीड। मिलेच हाई मिल्क यील्ड होता है। गिर फ्लॉर गुजरात, साहिबॉल पंजाब में, ये भी आता है। रेड सिंधी आंध्र प्रदेश, कहाँ से है। ड्रॉट मेल जिसका बेस्ट बर्डन होते हैं, मतलब अच्छा बोझ ढोने के लिए काम आते हैं। नाजीरी, पहले तो लोग फसल, अब तो ट्रैक्टर चले हैं, पहले तो लोग इन्हों से करते थे, ठीक है, इन्हीं चीजों से फसल को यूज करते थे, ठीक है, फसल, राइट। तो ड्यूल पर्पज आ जाता है आपका ओंगल एपी, आंध्र प्रदेश, कनगरीज गुजरात, याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट एक्सोटिक ब्रीड जो देखो जो क्या आती है, हॉलस्टेन, जर्सी, ब्राउन स्विस एंड रेड सिंधी। देन अब टाइप ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, कि अच्छा ठीक है आपने बोला ये बन रहा है, देखो अब हम ना मतलब क्या कर रहा है इंसान अब, कि अच्छा ठीक है ऐसे नहीं मिल रहा तो ऐसी ब्रीड तैयार कर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, जिससे बेस्ट हमें मिल सके खाना, मतलब ज्यादा दूध मिल सके, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, बीमारियां भी ना हो। तो क्या करवाई जाती है, एनिमल ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होती है कि रेफर टू मीटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड टू इंडिविजुअल। आउट ब्रीडिंग होती है एक आउट क्रॉसिंग, मतलब 5-6 जनरेशन से कोई कॉमन नहीं होते। क्रॉस होगी जिसका सुपीरियर मेल होगा, मेट करवाया जाएगा। इंटरस्पेसिफिक जैसे कि मतलब मेल एंड फीमेल दोनों, जैसे कि म्यूल वैरायटी आती है वो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से कंबाइन करके मिलती है। फिर फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स से हाइनी मिलती है। सो याद रखिएगा, यही याद रखना है इसमें। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट पोएट्री फॉर्म। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। मीट बेस्ट किसका होता है और अंडे किसके बेस्ट होते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। सो पोएट्री फार्मिंग के बारे में याद रखिएगा, ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कंसर्न विद रेयरिंग ऑफ ए बर्ड्स फॉर एग एंड मीट, एग लाइंग बर्ड लेयर्स और मीट ईल्ड बर्ड ब्रोइलर, ठीक है। ये याद है, 2 ही चीजें याद रखनी है इसमें, ठीक है। बाकी याद रखना है इसमें एसील ब्रीड हाई ईल्ड मीट है, वाइट गुड लेयर ऑफ लार्ज साइज एग, और ड्यूल पर्पस आता है, जैसे कि और देखो एक फ्लू होता है जो कि किसको होता है, पोएट्री फार्मिंग में होता है, उन्हीं सभी को होता है। और एक होता है जो वो लोग यूज करते हैं, जैसे अंडा खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, उनको होता है। तो एवियन फ्लू H5N1 से स्टेन होता है, और बर्ड फ्लू होता है H3N2 से स्टेन। ये याद रखिए कौन किससे स्टेन होता है। फिर दूसरा आता है, नेक्स्ट आती है फिश फार्मिंग, पीसी कल्चर, ब्लू रिवॉल्यूशन, फिशेस की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उससे रिलेटेड ब्लू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्रांति, कि हाँ बढ़ाना है, चलो कुछ किया जाए, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ ए सोर्स ऑफ फिशेस, एक होता है कल्चर फिशरिंग, कैप्चर फिशरिंग एंड कल्चर। कैप्चर में हम रिवर, एस्ट्रू, रिजर्वायर, उन्हीं में अंडे मतलब मतलब डाल देते हैं फिशेस के, और वहीं से कैप्चर करते हैं। एक आती है कल्चर फिशरिंग, आर्टिफिशियल वे, ठीक है, याद रखिएगा। एक होती है नेचुरल वाटर सोर्सेज, मैराइन सी वाटर से, एक इनलैंड, 40% फिशेस प्रोडक्शन इसमें होती है। जो मैराइन फिशरिंग होती है उसमें मैरीकल्चर, 3 वर्ड आ गए, एक तो पीसी कल्चर, मैरीकल्चर एंड पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर, अब देखो एक ही जगह पे आप एक ही ब्रीड उगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक मेथड निकाला, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम मतलब एक जगह पे अलग अलग फिशेज है, पर फिर तो क्या हुआ, सबसे पहले तो इंसान मतलब एक फिश दूसरी बड़ी फिश छोटी को खाने लगी, अब उन्होंने बोला ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर मेथड निकाला कि फिशेज का भी अपनी लेयर्स होती हैं, कि ये फिश यहाँ रहेगी, ये फिश यहाँ रहेगी।
तो सरफेस फीडर कटला आती है, कॉलम फीडर रोहू आती है, और बॉटम डीप रहती है, वो सिरेनस आती है। ये याद रखना है। पॉलीकल्चर, 3 वर्ड आ गए ना, पॉलीकल्चर, मैरीकल्चर एंड फिशिकल्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है मैरीकल्चर, फिर एक्वाकल्चर, एक्वेरियम में जो पाली जाती है, ये तो चलो ऐसी पर्पज से यूज की जाती है। फिर आती है हमारी एपीकल्चर। एपीकल्चर में हनी बी को पालना। आप बोलोगे ये तो खा लेती है। देखो हनी बी का नेचर होता है, वो ऐसे नहीं खाती है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी जानवर अटैक करता है वो ऐसे ही नहीं करता, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। तो वो भी एपीकल्चर, हनी बी को पालना, जिसमें कि 4 वैरायटी आती है। एपिस डॉर्सेटा, रॉक बी, डॉर्सेटा मतलब बड़ी गेंट बी, प्रोडक्शन मैक्सिमम हनी। एपिस इंडिका जो मैक्सिमम इंडिया में पाई जाती है, बहुत ज्यादा बनी हनी प्रोड्यूस करती है, बट हाँ करती। एपिस फ्लोरा, लिटिल बी, स्मॉलेस्ट साइज। एक्सोटिक, एक्सोटिक में आ जाता है आपका एपिस मेलिफेरा, इटालियन, ये नाम पूछे जाते हैं, इटालियन बी, लिटिल बी, इंडियन बी एंड गेंट बी। हाई एल्ड हनी होता है इसका। और इसकी 3 वैरायटी आती है। क्वीन है, क्वीन नए बच्चों को पैदा करती है। वर्कर कैप्चर करके लेके आते हैं हनी, मतलब मतलब इसको कैप्चर करके लाते हैं जूस को। ड्रोन मेल पोर्शन आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो साइज वेरी करता है, क्वीन का साइज बड़ा होता है, ड्रोन इतने बड़े नहीं होते, वर्कर भी इतने बड़े नहीं होते। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding is applied branch of botany which deal with improvement of economical important plant. ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई कि हमने ग्रीनरी को बढ़ाना है, प्लांट की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो उसके पीछे की, अच्छा इंडिया में ना लोग खाना खा रहे हैं बट माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो उससे ग्रसित है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है कि अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन करना है, रहने देते हैं, मतलब हमें ऐसा चाहिए कि कम एरिया में अच्छी न्यूट्रिशन। देखो उस पे टाइम ये था कि अच्छा लैंड एरिया बहुत है, फसल तो बहुत उगती है, पर फिर भी कमी क्यों है? कमी इसलिए है क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो उससे मिलनी है, एरिया ज्यादा है, फूड ज्यादा है, बट उसे वो एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसके ऊपर काम किया गया कि हम ऐसी वैरायटी को उगाया जाए जिससे हाईली न्यूट्रिएंट हो। फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लीडिंग टू एग्रीकल्चर फार्मर, विद कोलैबोरेशन किया था उन्होंने, नॉर्मन बोरलॉग से, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे जो। फिर हाई इल्ड वैरायटी निकाली वीट की, लर्मा, रोजा, सोनारा, पूसा, साबरमती, सोनालिका, सोनारा और कल्याण सोना। हाई इल्ड राइस भी देखो, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वैरायटी किसकी पाई जाती है, तो राइस की सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। किसकी पाई जाती है? राइस। जया, रत्ना, डेवलपमेंट इंडिया। फिर बस ये याद रखिएगा इसमें। शुगर के, शुगर को, शुगर मतलब क्या निकाला जाता है? चीनी, ठीक है, और शक्कर, शुगर केन से। शुगर केन प्लांट ऐसा होता है ना जो बहुत ज्यादा पानी को इंटेक करता है, ठीक है, जहाँ पानी ज्यादा होता है वहीं पे उगा सकते हैं। तमिलनाडु में इसका सेंटर है, रिसर्च सेंटर, ठीक है। सो ये याद रखिए। अच्छा शुगर केन में कौन सी टाइप की रूट होती है? शुगर केन में, हाँ, मैंगो की भी वैरायटी पाई जाती है शुगर केन में। स्टिल्ट रूट, ठीक है। स्टिल्ट रूट क्या होती है? शुगर केन की वैरायटी आती है, मतलब सॉरी रूट पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। शुगरकेन बारबेनी नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है। अ, हाँ, फिर आता है ऑफिसनेरियम, साउथ रीजन में ग्रो करती है। फिर आते हैं मिलेट, हाइब्रिड में जवार बाजरा सक्सेसफुल डेवलप इन इंडिया।
वो सारे आगे, जैसे कि इसमें याद रखिएगा वीट की वैरायटी हिमगिरी, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, मतलब रेजिस्टेंस होती है कि ऐसे प्लांट लगा दें कि उसमें बीमारियां लगे। ब्रासिका व्हाइट रस्ट से बचाती है। कॉलीफ्लावर में पूसा, तो बना पूसा स्नोबॉल ब्लैक रॉट डिजीज से। काउपी में पूसा कोमल बैक्टीरियल से बचाती है। चिली तो टोबैको मोजाइक वायरस। फिर ब्रासिका एफिड, ये याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस होता है स्टेन राइस और एजेबा और एजा सेटिवा, विटामिन ए से रिच रहता है। ये याद रखिएगा गोल्डन राइस और एजा सेटिवा विटामिन ए से रिच होता है। ये कैरोटीनॉइड इसमें पाया जाता है, पूछा जाता है। फिर बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन आता है टेक्निक प्रोड्यूसिंग क्रॉप हायर कंटेंट विटामिन मिनरल प्रोटीन एंड हेल्थियर फॉर्म, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। शक्ति रत्ना प्रोटीन, मतलब ये सर मतलब ये वैरायटी है। फिर सिंगल सेल, ऐसे प्लांट मतलब ऐसी चीज को उगाया जाए सिंगल सेल से ही पूरी न्यूट्रिशन मिल सके, जैसे कि फंगस है, ठीक है। फिर ईस्ट बैक्टीरिया 83, स्पारुलिना 62%, मतलब एक सिंगल सेल प्रोटीन जिसमें की पूरी न्यूट्रिशन होती है। फिर आती है प्लांट टिश्यू कल्चर की मतलब टेक्निक प्लांट सेल टिश्यू आर्टिफिशियल प्रिपरेशन। फिर सेलुलर टोटोपोटेंसी, ये डेफिनेशन आ जाती है, एफसी स्टीवर्ड ने इससे दिया था। एबिलिटी ऑफ ए सोमेटिक सेल प्रोड्यूस ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें पता लगाया जाता है कि एक सेल से पूरा सेल प्लांट कैसे उगाया जाए। मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट म्यूटेशन, सोमेटो क्लोनल वेरिएंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियर क्या होता है? जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जीन को कंस्ट्रक्ट करने वाले जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। देखो ऐसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, मतलब हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी हैं, कि जरूरी नहीं कि इसी चैप्टर में है, वो और चैप्टर में भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान में रखना है, राइट। तो इसके साथ हो गया हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकेंड चैप्टर फिनिश। थर्ड तो बहुत ही छोटा है, 10 मिनट का चैप्टर है, ज्यादा तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो करते हैं डिस्कस। सो बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटे छोटे माइक्रोब्स कौन से हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो चलते हैं, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। सो ये चार्ट आपको याद रखना है, माइक्रोब्स अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। माइक्रोब से बीमारियां भी होती हैं और बीमारियां भी ठीक होती हैं। जैसे बैक्टीरिया ह्यूमन में कॉज करते हैं डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कोलेरा, लिप्रोसी, प्लेग, टेटनस, टाइफॉइड। और एनिमल में यही एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स आपको पता है वूल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको कॉज करता है। ब्लैक लेग, प्लांट में फायर ब्लाइंड डिजीज, ठीक है। वायरस से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स अभी डिस्कस किया, क्या ही पढ़ना है इसको दोबारा दोबारा, बस इसमें याद रखिएगा कि एनिमल डिजीजेस कौन कौन सी हैं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोटोजोअन डिजीजेस, जैसे कि एनिमल की तो पता है, पर हमें पढ़नी है मतलब एनिमल, ह्यूमन भी एनिमल ही है वैसे तो, जैसे पेपरिन डिजीज, सिल्क वॉर्म, ठीक है, नोसेमा डिजीज ऑफ हनी बी। तो ये पेपरिन डिजीज वाला क्वेश्चन आया है पहले, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, तभी मैंने ये चार्ट भी ऐड ऑन किया था कि मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसके पूछे जाते हैं। सो ना अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत सारे सारी चीजें माइक्रोब की वजह से तो होती है, ये मेडिसिन बन रही है, ये बीमारी हो रही है, कुछ भी, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर फर्मेंटेशन की जाए एनारोबिकली तो बनता है इथेनॉल, और आपको पता है अल्कोहल पीने वाले इथेनॉल को ही कंज्यूम करते हैं,
ये भी मालूम है। फिर अब जो अल्कोहल होता है उसके अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कि अनडिस्टर्ड सिंपल फर्मेंटेशन हो रही है, साइडर, बीन, ओट, क्लैरेट, सेरी, टोडी, रैक। ये ना नॉर्मली लोग पीते हैं, साइडर जैसे कि पीते हैं विनेगर वगैरह। एप्पल जूस जो साइडर होते हैं, जैसे कि किसी को फिट होना हो कुछ हो तो यूज करते हैं। डिस्टिल्ड जब आ गया ये थोड़ा सा मॉडिफ, इतना भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं कितना कितना परसेंटेज, आप जस्ट नॉर्मल चीजें याद रखिएगा। डिस्टिल्ड अल्कोहल की बात करें, इसमें आगे आपकी बार्ले, ब्रांडी, विस्की, रम, वोडका, सिप, ये आ जाती हैं। तो ये क्या है, एक आगे अनडिस्टिल्ड जिसमें ज्यादा केमिकल नहीं होता, और एक होती है डिस्टिल्ड जो थोड़ा सा हाई मतलब ब्रीड आ मतलब असर करते हैं। फिर अब जो माइक्रोब्स हैं एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक मतलब टर्म एंटीबायोटिक किसने दी थी? सेलमैन वॉल्समैन, लिख लो उसको, सेलमैन वॉल्समैन 1942। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने दी थी? पेंसिलिन आई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी, कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है पेंसिलियम ग्रीसियोफुल्विन, ये फंगल डिजीज यूज टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ फंगल डिजीज। ठीक है, फिर आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल स्केल पे बनाने के लिए हमें यूज चाहिए होते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि इंक्लूड जिसमें कि हम ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स, अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर माइक्रोब जो हाउस होल्ड जैसे कि कर्ड बनने में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस हम पढ़ते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो आपकी शुगर होती है मिल्क में उसको कन्वर्ट करने में काम करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस केसिन जो मिल्क में शुगर होती है उसको कोगुलेट, क्योंकि खट्टापन लाना ना, कर्ड बनाना है। एक आता है कर्ड और योगर्ट, मैं तो पहले सोचती क्या है दोनों को तो एक ही तो बोलते हैं। देखो योगर्ट थोड़ा थिक होता है, गाढ़ापन होता है, गाढ़ा वाला आता है उसका पोर्शन, वो होता है योगर्ट। बटर मिल्क, बस इतना याद रखिएगा। चीज, चीज में भी स्विस चीज, रॉकेट फोर्ट चीज, स्विस बीच जो होते हैं बिग होल होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ripened by the special fungus species which provide specific flavor। ब्रेड बनती है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। ठीक है, एमाइलेज मदद करते हैं स्टार्च को माल्टोज कन्वर्ट करने में, माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करने में, जाइमेज ग्लूकोज से अल्कोहल बनने में मदद करते हैं। अब देखो बॉन्ड, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तीन टर्म्स आती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बॉन्ड। बायोलॉजिकल, देखो पानी में क्या होता है, गंद डाल देते हैं लोग, उसकी वजह से छोटे छोटे माइक्रोब्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं। अब छोटे छोटे माइक्रोब्स जो वहां पे डेवलप होते हैं वो भी तो ऑक्सीजन लेते हैं पानी से। तो जब वो माइक्रोब्स पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो आती है बॉन्ड। बायोलॉजिकल लिविंग जो ऑक्सीजन की डिमांड क्या है, जो पानी में रह रहे हैं। अब माना उनकी ही डिमांड ज्यादा है तो पानी में न्यूट्रिएंट तो बचे ही नहीं, तो बॉन्ड से मेजर किया जाता है कि अगर अच्छा ड्रिंकेबल वाटर है तो बॉन्ड की वैल्यू 1 ppm है तो ठीक है, पर अगर इससे ज्यादा बिलो है तो यानी वो पानी पीने लायक नहीं है। अब पानी में माइक्रोब्स कैसे आए? जब केमिकल्स आए, तो केमिकल्स की भी अपनी डिमांड होगी। तो केमिकल की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखो केमिकल से माइक्रोब्स बने, तो केमिकल की ऑक्सीजन डिमांड हमेशा ज्यादा होगी बीओडी से, ये याद रखिएगा। और ये एक आधा दिन का नहीं मेजर करते, 4-5 दिन का जो होता है उसको सम अप करके मेजर करते हैं। अब ये ज्यादा है तो ऑक्सीजन डिसॉल्व कम हो जाएगी। ठीक है, अब माइक्रोब जो सीवेज ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। प्राइमरी, देखो सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो हम बड़ा बड़ा छंटनी वाला काम करते हैं जो इजिली हो जाए। तो प्राइमरी में पहले हम बड़ी बड़ी चीजों को सेट करेंगे, सेकेंडरी में थोड़े से हार्मफुल को निकालेंगे, टर्शरी में उसको पूरा क्लीन करेंगे। ये 3 स्टेप होते हैं पानी को क्लीन करने के लिए। अब इसके पीछे अब देखो ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड एनवायरमेंट वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। एनवायरमेंट में भी हमने यही चीजें पढ़ी थी।
ठीक है, तो ये आ जाता है यमुना एक्शन प्लांट। तो यमुना एक्शन प्लांट की बात करें, ये थी फिर गंगा, मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा के। तो यमुना एक्शन में फेज 1 1993 में चला था, फेज 2 2003 में, फिर 2011 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया था। फिर गंगा एक्शन प्लांट 1986 में राजीव गांधी ने चलाया था। ये जी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है चीजें। और 1993 एंड 2013 तक मतलब किया था। बायोगैस प्रोडक्शन, गोबर से बायोगैस बनती है। और बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, कौन आता है? बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट आता है आपका, क्या जाता है? मीथेन। मेथेनोजन बैक्टीरिया उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, राइट। तो फिर आता है जैसे कि इसके बारे में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया था, कांडी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर लिखा ही है, बत कर ही लिया। माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे कि बायो पेस्टिसाइड बनना, वीड्स को खत्म करने के लिए वीडीसाइड, इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड, रैट माइस को खत्म के लिए रोडेंटिसाइड बने। अब एग्जाम्पल ऑफ ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे बायो हर्बिसाइड। ठीक है, ये क्या करते हैं? डिराइव फ्रॉम ए फंगस फाइटोथोरा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रांसजेनिक जेनेटिक इंजीनियर से ये बनते हैं। फिर बायो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को, जैसे कि इंसेक्ट लगे ही ना, तो सबसे पहले हमारा बना था बीटी कॉटन। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट क्या बना था, मतलब किसके ऊपर हमने टोबैको पे किया था, तो बीटी कॉटन। ये कॉटन प्लांट पे सबसे पहले बना था ये, बस इतना याद रखिएगा। फिर आता है माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर, नाइट फिक्सेशन के लिए यूज होते हैं। राइजोमियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट। फिर फ्रैंकिया फाउंड रूट नोड्यूल्स ऑफ एल्नस एंड एजोला वाटर फर्न। ये तो चीजें हमने पहले कितनी बार की, कितने 4-5 चैप्टर में ये इंक्लूडेड हो चुका है। लास्ट जब मैंने 4th चैप्टर किया था तो उसमें भी ये चीजें की थी, राइट? याद होगा किसी को? ठीक है, तो ये तो मैं नहीं कर रही अब, क्योंकि पता नहीं। और माइकोराइजा आपको पता है, जब हायर प्लांट में फंगस ग्रो करती है, जैसे पाइनस एंड साइकस में, तो वहां पे आते हैं हमारे माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा बोलते हैं, और जो कि प्लांट की ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, याद रखिएगा। बस इतना सा चैप्टर है ये, और इसमें बहुत सारी चीजें और चैप्टर में भी नहीं, 16, मतलब एक आधा क्वेश्चन, ये चीजें तो हमने पहले भी किसी और चैप्टर में पढ़ी हैं। ये तो चलो 2-3 क्वेश्चन तो कहीं और से आ गए, तो एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है इस चैप्टर का, छोटा है। बस याद रखिएगा, बीटी कॉटन, बॉन्ड क्या है, सीओडी क्या है, ये आपको पता है कितने सारे चैप्टर में इंक्लूडेड है ये चीजें। तो यही क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं, तो ज्यादा है नहीं। तो ओवरऑल आपने देखा, हमने 1 आवर में ये कंप्लीट कर लिया। सो अब याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर। उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकियों का आप समअप जैसा भी करोगे ना, तो दैट्स इनफ, वो इनफ है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो राइट, ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, यूनिट 8। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 एंड 10, राइट? तो अब हो गया हमारी क्लास फिनिश।